नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरे साथ हैं हमारे करण वर्मा जी एंड ऑफ कोर्स द एवर वंडरफुल शर्मिष्ठा जी। हमने सोचा यार एक ऐसा कोई पॉडकास्ट होना चाहिए जहां पर ऐसी थोड़ी गप्पे शप्पे मारी जाएं टू फाइंड आउट यार हो क्या रहा है। वॉर शॉर चल रही है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ी प्रिडिक्शंस लेते हैं, थोड़ी एनालिसिस करते हैं एंड लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। मैं स्टार्ट करता हूँ शर्मिष्ठा जी से। जरा ये बताइए यार, ये कब ये क्या हो रहा है? इतना आपने और हमने बात करी थी वॉर होगी, ये होगा, कब खत्म होगी ये वॉर? इतनी जल्दी खत्म होते तो मुझे नहीं दिख रहा है। एक थोड़ा-सा पॉज़ टाइप या फिर एक पीसफुल फेज़ आ सकती है अराउंड मई 2026। पर ये तब भी पीसफुल कंडीशन बनेगा जो गल्फ में बन रहा है, ईरान के साथ हो रहा है, तब भी होगा जब ईरान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगा, तब वहाँ का सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होगा और ईरान में स्टेबल गवर्नमेंट आते हुए मुझे 2027 के मिड से पहले तो नहीं लगता, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अर्लीस्ट भी हो जाएगा तो 2027 कह सकते हैं। पर मोस्टली मुझे मिड ऑफ 2027 दिखता है। तो दिल्ली तो दूर है, तो अभी तो चलेगा, कम से कम तो फुल्ली नहीं है तो कुछ ना कुछ। और देखिए, मैं तो जियोपॉलिटिक्स नहीं समझती हूँ, आप दोनों आपस में बोलेंगे, है तो इज़राइल के थ्रू यूएस, या यूएस खुद से होके डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ही विल कीप ऑन बॉम्बार्डिंग समथिंग और द अदर, जिस वजह से वहाँ पे कोई पीस मुझे 2020 पूरे 2026 में नहीं दिखते। ओह! क्योंकि ये एक आपने जो बोला है 2026 तक नहीं दिखता है, इसमें मतलब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पे जिस जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो आपका कोई प्रेडिक्शन इसमें भी है कि भई ग्लोबल इकोनॉमी भी ठंडी होएगी? इकोनॉमी तो देखिए हर साल थोड़ा-थोड़ा अब टूटेगा। मुझे लगता है कि इकोनॉमी का जो एक क्या बोलते हैं, उसका जो प्रेशर है, इस साल जितना नहीं दिखेगा ये अगले साल दिखेगा। तो आई विल से जो रिसेशन वाली चीज़ है, वो 2027 में ही दिखेगा, पर इंडियंस जो हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा-सा अच्छी बातें बोलना ज़रूरी है। इंडिया में उसका सबसे कम असर दिखेगा। हमारी जो ग्रोथ रेट 8% 7% से चल रही है, हो सकता है 8 से 7 आ जाएगा, 7 से 6.8 आ जाएगा, ऐसा हल्का-फुल्का होगा। पर रिसेशन जो वर्ल्ड वाइड है, वो मुझे लगता है 2027 में देखने को लगेगा। नहीं, देखिए शर्मिष्ठा जी ने तो एस्ट्रोलॉजिकली बताई बातें। मैं अब आपसे ना थोड़ा जियोपॉलिटिकली जानना चाहूंगा, बिकॉज पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो इसका बहुत तगड़ा होगा। अगर मैं बात करता हूँ, अगर 26 तक पूरा जाता है तो मिड टर्म इलेक्शंस जो यूएस के होंगे उस पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहली बात तो विद द वॉर गोइंग ऑन, ऑलरेडी कोई बहुत अच्छी अप्रूवल रेटिंग्स नहीं है ट्रम्प की इस समय। बट आप क्या देखते हो जियोपॉलिटिकली? आपको दिखता है ट्रम्प ने पिछले हफ्ते कहा था, अरे बस अब कुछ दिनों की बात है, एक हफ्ता 10 दिन में खत्म कर देंगे। कल उसने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं इसराइल ने क्यों ऐसा करा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद इसराइल कि इसराइल ने क्यों हमला कर दिया वहां। तो आप कैसे देख रहे हो इसको जियोपॉलिटिकली? सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि ये सब जो डायलॉग्स है ना ट्रम्प के कि साहब मेरे को पता नहीं था, ये था, वो था। देखो यार, इट कांट हैपन। पूरी मिडल ईस्ट की जो एयर स्पेस है ना, वो ट्रम्प कंट्रोल करता है। मतलब यूएसए कंट्रोल करता है। ठीक है? जो रिफ्यूलर्स हैं, सारे अमेरिकन के हैं। ठीक है? इज़राइल ईरान पहुँच ही नहीं सकता बिना रिफ्यूलिंग करे। ठीक है? There you have it. उसके बाद जब आप 2 कंट्रीज़ के साथ वॉर साथ में करते हो, आपका एक कंबाइंड ऑप्स रूम होता है। जहाँ पर आपके दिन के टारगेट्स डिसाइड होते हैं, यार अच्छा ठीक है, तू इधर मार रहा है, मैं इधर मार रहा हूँ, साथ में दूर रहना थोड़ा-सा। यू कोऑर्डिनेट योर ऑपरेशंस। तो अगर ये ट्रम्प बोल रहा है मुझे पता ही नहीं था, तो फिर तो ठीक है। दूसरा, देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ एंड इसके ऊपर इनका ओपिनियन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा और पॉलिटिकली आपका ओपिनियन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये पूरे रीजन में नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, उनके लिए अब देखो रीजन में पैसे बहुत थे, ठीक है? गल्फ में बरखे, दुबई, इधर-उधर ऑपुलेंस। तो एक्स्ट्रा होते थे, क्या करते थे? इधर पे जहाज भेज दो। हाँ। इधर पे अटैक करा लो, इधर पे जिहाद कर लो, इधर पे ये कर लो, उधर पे वो कर लो। आज वो पैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि ये जो जिहाद का चक्कर है, ये कहाँ देखती हैं आप जाते हुए? क्योंकि मेरी एनालिसिस कहती है इनके पास पैसे नहीं होंगे। एंड टू यू, ये जो पॉलिटिकली हमारे देश में इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, उसका क्या होने वाला है?
आपको मैं एक चीज बताती हूँ, कल ही मेरे ख्याल से किसी ने मतलब कमेंट किया है मेरे ट्विटर पे, किसी एक भूल गई कौन सी उस पे कमेंट, कल या परसों, कल ही मोस्टली, कि अरे उसका क्या होगा, ये जो पूरा गल्फ रीजन में बेचारे दुबई वुबई ये सब सारे कंट्रीज, कतार दुबई, वो बेचारे बिना मतलब वो घिसटे जा रहे हैं ना। एंड देन आई इमीडिएटली चेक्ड हिज लोकेशन कि ये कहाँ से बोल रहा है, मुंबई से, है ना, ही इज फ्रॉम मुंबई। एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग कि ये जो अननेसेसरी कुछ जो कंट्रीज उसमें घिसे जा रहे हैं, जिनके ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है, ये सब कब बंद होगा। सो आई जस्ट एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई हैव रिटन कि ये गल्फ कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, वही लोग जिहाद के लिए सारे पैसे भेजते हैं, वही से टेररिज्म की जितने भी कैंप चलती है, वहां पे जितने भी ट्रेनिंग दिया जाता है, वेपन्स आते हैं, सब इनके पैसे होते हैं। तो वो जब हमारे देश में कुछ करते हैं तब कैसा लगता है। सो इट्स टाइम टू गेट देम बैक। सो ये सारी चीजें हैं। देखिए, मेरा तो ये आज से मेरे ख्याल से आप दोनों को ही मैं बात कर चुकी हूँ आप दोनों के साथ कि 2030 के आसपास इस्लाम जो चीज है ना, जो उनकी टेररिज्म, उनकी जो इतना हार्ड लाइन इस्लाम की जो हरकतें हैं, ये वही जिहाद जिसमें आता है, ये सब काफी मेल्ट डाउन होने लगेगा, काफी घर वापसी होगी कि भाई बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी आइडियोलॉजी छोड़ेंगे और बहुत सारे लोग कहाँ छूटी जाएंगे, मतलब एकदम शांत मूड में हो जाएंगे। सो जब 2030 32 तक यही सब होना है, तो ऑब्वियसली उसकी शुरुआत अभी हम देख रहे हैं। तब जब मैं बोल रही थी कि नहीं इस्लाम जो है अभी चुप हो जाएंगे, बहुत सारे लोग पूछते इंडिया क्या इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, हम मुस्लिम की जो प्रधान वाला देश बन जाएंगे। तब अब समझ में आ रहा है कि उनकी जहां घाटी है वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। सो इट्स जस्ट स्टार्टिंग, आगे हम और भी देखेंगे 2030 के आसपास। देखिए, इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को स्टडी करें ना, जहां फाइनेंसिंग पे दबाव आता है, टेररिज्म गोज डाउन। FATF में जब पाकिस्तान था, यहाँ पर हमले नहीं हो रहे थे। दोज वर सम ऑफ द मोस्ट पीसफुल टाइम्स। अगर आप देखो आफ्टर 2008-9 के बाद से, जब से FATF में आने की बात हुई, 11 में आया, 12 में आया, उसके बाद हार्डली एनीथिंग हैपेंड। एंड द मोमेंट इट गॉट आउट ऑफ FATF, आप देखो पुलवामा हैपेंड, राइट आफ्टर दैट सो मेनी अदर थिंग्स, पहलगाम हैपेंड, रियासी हैपेंड। सो इसका एक डायरेक्ट लिंक है। दूसरी बात, आपने पॉलिटिकली एक बात करी, ये तो एक बात हो गई जो एक डायरेक्ट लिंक रहा है। पहली बार इन दिस कंट्री एंड मेनी अदर प्लेसेस लोग रियलाइज कर रहे हैं इस्लाम के अंदर बहुत डिविजन्स हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। इस समय भी जो जंग चल रही है, क्या चल रही है ये, इसमें कोई मुस्लिम एक तरफ तो है नहीं भाई, शिया सुन्नी भी हो रहा है, इसमें सब कुछ हो रहा है। एक सर्वे हुआ था इस पे, पहली बार लोगों को समझ आया कि अरे यार, मुस्लिम एक मोनोलिथ कम्युनिटी नहीं है भारत में। पसमंदा अलग है, अशरफ अलग है, ये इनकी मस्जिदें अलग होती हैं, इनका इसको जमात खाना कहते हैं, कई जगहों पे दुआ पढ़ते हैं, कई जगहों पे नमाज पढ़ते हैं। इनमें भी बहुत ज्यादा वो है, देवबंदी, बरेलवी। पहले एक दो पता थे लोगों को, अब पता लगा यार 72 फिरके होते हैं, इसमें भी ऊपर नीचे का होता है, इसमें भी अनटचेबल मानते हैं। तो जो एक चीज, एक ख्वाब दिखाया था ना, अरे इस्लाम में तो अनटचेबिलिटी है ही नहीं, सब एक जैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पसमंदा से शादी नहीं करते शेख। आज भी मुस्लिम कह रहे हैं हमें SC में भी ले लो, हमें OBC में रिजर्वेशन दे। तो ये पूरा इनका जो एक मिथ था उम्मा का, वो एक्सपोज हो गया। उम्मा रह ही नहीं गया ना, उम्मा क्या रह गया, आप बताओ ना मुझे। मैं आपसे एक फॉलो पूछूंगा, व्हेन यू लुक एट वक्फ एंड ऑल दीस थिंग्स, नाउ कनेक्ट एवरीथिंग एंड टेल मी। एक चीज पे बीच में टोकूंगी, ये जो आपने कहा ना कि उनमें कुछ छुआछूत नहीं है, उनमें कुछ ऐसा नहीं है, अरे यही सब चीज तो है। उसी के चलते तो उन लोगों ने बांग्लादेशियों को एकदम वो नहीं पकड़ते, बोलते ये एकदम गंदे काले वो मुसलमान ही नहीं, एकदम शेड्यूल कास्ट टाइप उनको मानते थे, तभी तो जाके ये हुआ और आज बांग्लादेश हुआ। तो उनमें तो आज से नहीं है, तब से है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है बांग्लादेश। उनमें तब से है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब एक एक्सपोज होके कॉमन व्यक्ति तक चला गया, ये छुपा हुआ था, इस पे एक बुर्का डाल रखा था इन लोगों ने जी। वो बुर्का अब हट गया है कि भाई दिस इज द अगली फेस ऑफ। एंड आपने वक्फ की बात करी, वक्फ बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। करीब 8 से 9 लाख एकड़ जमीन पर 80% से ऊपर जमीन पे कब्जा 250 अशरफ फैमिलीज का था। सबसे ज्यादा इसमें कौन झेले, ये सब जो पसमंदा थे एंड द डेस्टिट्यूट्स, जो वुमेन, जो बेवा हो गई थी महिलाएं, उनको कुछ नहीं मिला इसके अंदर। उनकी प्रॉपर्टीज ले लेते थे, उनकी प्रॉपर्टीज ये लोग ले लेते थे, और इनको पहली बार पता लगा कि इनके कब्रिस्तान तक ले लिए गए थे भाई, क्या क्या हुआ था। हाँ, तो इनको अब ये बात रियलाइज हुई कि यार वक्फ जाने तो हमें नहीं चाहिए कि ये इस्लाम की उम्मत के अंदर है या इस्लाम का कंट्रोल है। दिस इज न्यू टू मी। इवन अगर हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर है, हो सकता है हमें अलाउंस मिले। वक्फ का जन्म किस लिए हुआ था?
जन्म इसलिए हुआ था कि अगर कोई मजलूम है तो उसके लिए जमीन दे सके, उसके लिए तनख्वाह दे सके, उनको सब्सिस्टेंस दे सके। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रेवेन्यू जनरेशन पथेटिक है, मतलब इतना पथेटिक है वक्फ का कि अगर आप किराए पे चढ़ा दो उसका 100th भी रेट नहीं मिला। तो ये सारा गटक गई है 250 अशरफ फैमिलीज जो थी। ओह, तो इनका जो करप्शन है ना पूरा, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि बलूचिस्तान को लूट खाए ये लोग, दिस पंजाबी मुस्लिम कम्युनिटी, सारा इन्होंने रिसोर्सेज अपने पास रख ली। सेम चीज आज पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हो गया है। तो ये नाउ सी no, अगर this आप is completely new and मतलब I'm learning. नाउ अभी आप देखो, नाउ देयर थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, हम्म, 3 डिफरेंट एंगल है देखने के, जी जी एंड तीनों डिफरेंट एंगल से यू कमिंग टू द सेम पॉइंट कि same यार point. ठीक है। सो यू नो, एंड मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, हम लोग सोच रहे थे यार ये बात कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है करेंगे कैसे। नाउ यू कैन सी व्हाट कम्स आउट व्हेन 3 पीपल सिट डाउन एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। बहुत सारी चीजें निकलती हैं बाहर। शर्मिष्ठा जी, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, ये जो मनी फ्लो है, ठीक है, पूरी दुनिया उस पर चलती है आज, ठीक है, आधे लोगों ने अमेरिका को कचरे के डिब्बे में डाला हुआ है कि भैया इसका हो गया, इसकी तो डेट इतनी ज्यादा है, इसका ये सब कुछ इतना खराब है, तो जो अमेरिका के साथ रहेगा वो गया, है कि नहीं। उसमें मोदी जी को भी चिपका देते हैं, देखो जी बिक गए, बर्बाद हो गए। हमारे कंट्री में ना आजकल एक सिंड्रोम है जो मैं बोलता हूँ, लुट गए बर्बाद हो गए सिंड्रोम। तो कई लोग सुबह सुबह उठते हैं, रजाई उतारते हैं, बोलते हैं अच्छा भाई देखो यार क्या, अच्छा आज ये हो क्या गया, बुरा हुआ? लुट गए बर्बाद हो गए, तो वो शुरू हो जाते हैं, हर चीज में उनका होता है, वो बिक गए, लुट गए, बर्बाद हो गए दिस थिंग। तो ये आप अमेरिका का जो ये पूरा गेम है, इसको कैसे देखते हो? क्योंकि मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ, उसके बाद देन यू कैन एनालाइज इट। Yes. मेरा पर्सपेक्टिव है, देखो यार इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतनी बड़ी पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, वो डिफेंस यूज करके दिखा रहा है आपको। ऐसे कोई देश फोल्ड नहीं होते। इतने बड़े, इतने भारी भरकम जो देश होते हैं ना, ही इज नॉट अ पाकिस्तान की रोल ओवर एंड डाई, वो नहीं होगा। और ये जो वॉर है, इसने दुनिया को दिखा दिया है कि भाई साहब मेरे को जरा डिस्काउंट मत करो, मेरे को आप लोग बहुत जल्दी डिस्काउंट कर रहे हो, ना करो, सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? एंड इंटरनली जो हमारे देश के अंदर आज एंटी अमेरिकनिज्म है, आप जो पॉलिटिक्स में भी देखते हो, ये एंटी अमेरिकनिज्म ढोंगी है, क्योंकि ये सारे पैसे लेते हैं अमेरिका से। तो इनका क्या श्रेय होने वाला है व्हेन दिस चेंज हैपेंस? तो जरा बताइए। अब देखो, मैं तो उस गैंग से नहीं हूँ कि मैं बोलूंगी अमेरिका धूल में मिट जाएगा, डॉलर 5 रुपए में आ जाएगा, मैं उसमें नहीं हूँ, एकदम नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होती है, मुझे भी लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में हर तरीके से, हर टेक्निक से ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कभी तो मुझे मिले कि अमेरिका जो है सुपर पावर बन के बैठा है। विल हैव टू एग्री, विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें अच्छा नहीं लगता है पर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, कि है ना, आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं ना मानूं क्या, क्या कर सकते हैं उसको। सो मैं सोचती हूँ कि कैसे ढूंढ के निकालूं, पर मुझे नहीं मिलता है। तो मुझे तो 44 तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। कि इनफैक्ट मेरा जो स्टेलर टॉक है उसमें मैंने एक 7th चैप्टर, मैंने वो आपके पीछे है 7th चैप्टर जो है वो मैंने इस पे डेडिकेट किया है कि व्हाट विल हैपन इन वर्ल्ड आफ्टर 2034। सो आपको पता है उसमें यही लिखा है मैंने कि अमेरिका 34 के बाद से धीरे धीरे थोड़ा मेल्टडाउन करेगा। तो 39-40 के आसपास देखेंगे उनका हाल हल्का सा खराब हो रहा है। पर वो लोग एकदम सुपर पावर से कहाँ बिखर जा रहा है, हमारे जैसा हाल हो गए कि वो क्या बताओ, जैसे कि और भी यूरोपियन कंट्रीज होते हैं जो कहाँ कहीं का नहीं है, यूक्रेन जैसे बिखर रहे हैं। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। तो अमेरिका सुपर पावर में है, रहेगा और काफी लंबा रहेगा। पर हाँ, धीरे धीरे रशिया भी इंडिपेंडेंटली रशिया भी अपना बहुत ग्रोथ करेगा। पर अभी तो दूर दूर तक, आज 26 है, 36 तक तो कहीं पे भी आप नहीं देख रहे कि अमेरिका कहीं जा रहा है या फिर अमेरिका बर्बाद हो रहा है, अमेरिका की डॉलर ये हो रहा है, नथिंग। सारे तेल तो अब उनके पास ही है। अब ईरान तो लाना ही है ना, ईरान पे वो तो नहीं गए कि वहां के खुमैनी को मारने तो नहीं गए थे, दे वांट देयर टू गेट द ऑयल। वेनेजुएला का ले लिया, ईरान का अब बस कुछ ही दिन में, आज हो कल हो, ले ही लेंगे। तो तेल सब, मतलब सारे रिसोर्सेज उनके पास है, टेक्नोलॉजी सब उनके पास है, तो रहा क्या बाकी।
देखिए, मैं इसको ना एक स्टैटिक शेयर करता हूँ आपके साथ। डेट वगैरह, जीडीपी कितनी हुई, ये कितना हुआ, ये कई बार बहुत टेक्निकल हो जाता है। मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ। कई लोगों से आपने सुना होगा, भाई 80 बहुत बड़ी मार्केट है, भारत बहुत बड़ी मार्केट है जी, बहुत बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ है हम, कितनी बड़ी मार्केट है। मार्केट सिर्फ लोगों से नहीं होती, स्पेंडिंग पावर से होती। मैं बस एक आंकड़ा आपकी जनता से शेयर करना चाहता हूँ। 140 करोड़ की जनता, हमारी जो कंजम्पशन है पूरे साल की, वो होती है करीब करीब $2 ट्रिलियन की। 2 to 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स हम कंज्यूम करते हैं पूरे साल में, 140 करोड़ लोग। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी आधी? 386 मिलियन। करीब 38 करोड़। 38 करोड़ लोग, यानी हमारा एक चौथाई कितना करते होंगे कंज्यूम? हम 2 ट्रिलियन करते हैं 140 करोड़ के, वो करते हैं $22 ट्रिलियन। ये स्पेंड। ठीक है ना? तो शर्मिष्ठा जी, हाई ये कंजम्पशन होती है मार्केट। मतलब जो हम लोग मार्केट की बात करते हैं ना, हमारा एक चौथाई होके हमसे 11 गुना कंजम्पशन है उनकी मार्केट। ये है जहां वो खड़े हुए हैं। इन्होंने तो टेक्नोलॉजी की बात करी, टेक्नोलॉजी में उन्होंने समझा दिया, बॉस ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं ना, फ्रॉम साइबर ऑपरेशंस टू सच वेपन्स, नोबडी स्टैंड्स अ चांस इन टर्म्स ऑफ मैचिंग अप विद देम। अब आप बात कर रहे थे नैरेटिव्स की, और जो अमेरिकन डॉलर्स पे यहाँ पे काम करते हैं, और उसके कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इतनी तगड़ी सप्लाई चेन्स हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज से लेकर वहां के अलग अलग प्रोग्राम से लेकर, जो यहाँ पे लिंक्स हैं। रशिया से लिंक्ड है क्या? कुछ नहीं है। लैंग्वेज अलग हो जाती है, सब कुछ अलग हो जाता है। चाइना से लिंक्ड है क्या? चाइनीज अलग है। इट इज इंग्लिश लैंग्वेज जिससे कनेक्टेड है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज की, वहां की यूनिवर्सिटीज से टाई अप्स, वहां की फेलोशिप्स, वहां की मीडिया चैनल्स तक का तो टाई अप्स है। तो ये कहीं नहीं जा सकता, इतना डीपली इंट्रेंच्ड है। मैं तो हार्ड पावर पे गया ही नहीं अभी। हार्ड पावर की तो आपने बात करी है, कर दिया उसने वो। ये है सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑल द डेट। इसलिए अमेरिका इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर कोई बचकाने वे में ये कह देता है हम ही है सब कुछ, अब ये बचकानापन है। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। यस, अमेरिका इज अ बुली राइट नाउ, वो बात हम बहस कर सकते हैं, बट दिस बुली इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बिकॉज उसने सही समय पे सही चीजों पे इन्वेस्ट कर दिया। जब बाकी देश सो रहे थे, तब उसने हर जगह पे सही जगह पे इन्वेस्ट किया। उससे सीखने की जरूरत है हमें, हाउ टू बिकम अ सुपर पावर एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, यही तो एक पर्सपेक्टिव है जो 3 डिफरेंट माइंड से आपको दिखता है। यू हैव अ क्वेश्चन? बिकॉज़ या नहीं, मैं देखिए क्या है, शर्मिष्ठा जी के साथ अक्सर जब बैठता रहता हूँ, तो शर्मिष्ठा जी मुझे ये बताइए, आपने करीब आज से 1 साल पहले जब हम लोग बैठे थे, तो आपने कहा था ईरान पे इनएविटेबल है, अब चीज होनी। अब आप कहते हो 27 तक ये चीज चलेगी। 27 में डू यू सी अ रेजिम चेंज, कि अमेरिका का कोई पिट्ठू यहां पर बैठेगा, या अमेरिका थक हार के चला जाएगा? 27 में ईरान का ही कोई व्यक्ति, इसी फैमिली का ही कोई व्यक्ति बैठेगा, भले ही 2 पीढ़ियां मार दो, 3 पीढ़ियां मार दो, इनके तो दूर दराज का कोई ना कोई आ जाएगा। तो इन्हीं का कोई देखते हो, या अमेरिका की विक्ट्री देखते हो आप एंड में? इन्हीं का कोई तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि क्योंकि जो भी अभी नया गवर्नमेंट बनेगा, स्टेबल गवर्नमेंट जो बनेगा, बीच में हो सकता है मई में कुछ टेम्पररी कुछ बना ले, वो मुझे नहीं पता, पर जो मेन जो वोट से जीत के आया या व्हाटएवर द वे, जो स्टेबल गवर्नमेंट बनेगा 2027 में, वो अलग आइडियोलॉजी का होगा, वो इस्लामिक हार्डलाइनर नहीं होगा। तो इनके ही फैमिली का तो कोई तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो तो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, तो होंगे तो मुसलमान ही। हमारे देश से तो कोई हिंदू को लेके नहीं जा रहे हैं, सो होंगे मुसलमान ही, बट देन प्रोग्रेसिव माइंड, नॉट लाइक दिस कि हाँ भाई अभी इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक ही रहना है। तो धीरे धीरे उनका जो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यही है ना उनका पूरा नाम, तो ये जो टैग है, ये टैग आप धीरे धीरे हटने की बारी 2027 से शुरू हो जाएगी। तो ये आप इनडायरेक्टली किसकी विनिंग आप कह सकते हो, अमेरिका का ही कहना पड़ेगा। अमेरिका ने इतना कुछ किया एंड बाई प्रोडक्ट के हिसाब से ये आया। सो गुरु का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, सैटर्न एंड गुरु, फिर सैटर्न का ईरान की जो कुंडली के लिए, क्योंकि ईरान की कुंडली जो है कैंसर लग्न की कुंडली है, और जो मेरा ट्विटर पे पिन पोस्ट है वो तो दिसंबर 2024 का है, कि बोला युद्ध तो होना ही है और 2027 तक डन एंड डस्टेड होंगे, फिर दे विल रिब्यूट। तो आप इसको विक्ट्री मानेंगे, क्योंकि बिना क्या लिए
मैं एक चीज़ खैर मैं तो पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं समझती हूँ, पर एक कॉमन सेंस होता है लोगों का। इतना बड़ा देश जो यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में ढूँढ के निकाल पाते हैं लादेन को और कैसे साइलेंटली एक ऑपरेशन कर लेते हैं, ऐसा लादेन को मार भी देते हो, वो समंदर में भेज भी देते, फेंक भी देते, एवरीथिंग डन एंड डस्टेड कर देते हैं। एकदम फुल प्रूफ प्लान, है ना? और कितने सालों से उसको वो लोग फॉलो करते-करते वहाँ तक पहुँचे, फिर उसका ऑपरेशन को पूरी तरह से उन्होंने क्या दिया। वो लोग फेल हो जाएँगे। डू यू थिंक उनके दिमाग में नहीं था कि ये खींच सकता है? हो सकता है उनको खींचना है, वो खींच रहे हैं। क्या कितने पावर है अमेरिका क्या ईरान के पास, कितने दिन इसको चला पाएँगे? तब तो फिर वो जो होता है ना वो गोरिल्ला वार टाइप छोटे-छोटे करते रहो, तब तो फिर कंट्री और कुछ बचेगा। फिर तो कोई नहीं आएगा, 27 क्या 37 में भी कोई नहीं आएगा। जो शर्मिष्ठा जी ने बात कही, अगर ये बात सत्य होती है, तब तो इट इज़ एन अनबिलीवेबल विक्ट्री फिर तो। फिर तो ये चीज़ ये हो गई कि अमेरिका कुड नॉट रियली एंड द वियतनाम वॉर, कुछ नहीं किया वहाँ पे, आ गए, ठीक। अफ़गानिस्तान में भी तालिबान ने वापस ले लिया अपना कंट्रोल। आपको लगता है ये चीज़ होगी और अगर ये हो गई तब तो इट विल बी अ मैसिव मैसिव अमेरिकन विक्ट्री भाई। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया इन्होंने, क्योंकि अब ईरान के अंदर कुछ स्टेबिलिटी, देखिए जैसे-जैसे ईरान का जो स्टेट है वो वीकन होगा, देयर विल बी पीपल वांटिंग टू ईट द पीस ऑफ द पाई, हुँ, ठीक है? ओके। बलोच अपना खींचेगा, कर्ड्स अपना खींचेंगे, हुँ, एंड मेरे हिसाब से इस रीजन के मैप्स चेंज होंगे। अच्छा। बिकॉज़ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश और फ्रेंच ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लाइनें खींची थी, हुँ, क्या स्टाइल्स पीको एग्रीमेंट में, हुँ, वो उसमें गलतियां हैं बहुत। ओके। गलतियां ऐसी हैं कि एथनिक ग्रुप्स को जगह नहीं मिली, किसी को काट दिया, किसी को। मैं आपको एक बड़ी फनी चीज बताता हूँ। क्या आप जानते हैं ईरान में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है हुँ, उसमें सुन्नी रहते हैं, अच्छा। वेयर नहीं, ईरान मुझे इज अ नहीं शिया पता। स्टेट। हाँ, सऊदी अरेबिया में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है उसमें शिया रहते ओह! अच्छा। ओह! दिस आई डिड नॉट नो। हुँ, हैं, ठीक है? तो जो एक बाउंड्रीज बनाई गई थी उस टाइम पे, उसके अंदर बहुत इश्यूज हैं। सीरिया में डिविजन्स इतने ज्यादा हैं। हुँ, सीरिया इज नॉट मुस्लिम, अनलाइक जो हमको लगता है ना सीरिया में हुँ, वो हाँ करते हुए भाग, नो। हुँ, सीरिया में ड्रूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, हुँ, पता है। एलोवाइट्स हैं या जो कोस्ट पे रहते हैं, हुँ, कर्ड्स हैं नॉर्थ में, टर्क्स हैं, और सबने, आप सीरिया को देखो, अपना अपना वो एरिया हथियार है वो। इराक में भी ऐसे ही है। हुँ, इराक में शियाज हैं जो हुँ, सेंट्रल इराक में रहते हैं, सुन्नीज हैं जो सदर्न इराक में रहते हैं, कर्ड्स हैं जो नॉर्थ में रहते हैं। हुँ, अब कर्ड्स अपने आप को मुसलमान, हाँ ठीक है, नाम के मानते हैं, बट दे डोंट, दे आर लाइक बलोच। हाँ, बलोच भी बोलते हैं मुसलमान कुर्द हैं, इज़ लाइक दिस। बट वो दे आर या बलोच फर्स्ट, या ठीक है? तो मेरे हिसाब से इस जगह में बाउंड्री चेंज होगी, ओके। ठीक है? एंड जो जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं उनको आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा, हुँ, वन वे और द अदर दैट विल हैपन। हुँ, जब आपको एक रीजन को रीसेट करना होता है ना, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन इज द इजीएस्ट वे टू डू इट। हुँ, हुँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप का रिस्ट्रक्चरिंग होना था। हुँ, देयर वर सर्टेन कंट्रीज दैट वर लेफ्ट। वो कहीं ने किसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एग्रीमेंट हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल्स या वो हुँ, बड़ी अनफेयर थी। हुँ, तो उसको रीसेट करने के लिए क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा टूट गया, एंड देन बॉर्डर्स वर रीड्रॉन। हुँ, जर्मनी शिफ्ट हुआ, हुँ, अल्सास लॉरेन का पूरा जो एरिया था, ये था, वो था, ऑल दैट शिफ्टेड। उसका एक रेसिड्यू बचा था यूगोस्लाविया में, जो कंबाइंड यूगोस्लाविया था, हुँ, चेकोस्लोवाकिया था। हुँ, 90s के अंदर वो भी टूट गया। हुँ, बॉस्निया, ये वो सर्बिया, सब सेपरेट सेपरेट कंट्रीज बन गए वहां पर, हुँ, बिकॉज जो एथनिक लाइंस थी उस जगह के अंदर उसके ऊपर बने हो। हुँ, सो जो ये बोल रही है कि 27 तक कोई आ सकता है उधर पे, हुँ,
अगर कोई आया who recognizes the ethnic lines in ईरान तो स्टेबल होएगा, बहुत बड़ी जीत होगी फिर तो अमेरिका की। ठीक है, हाँ, बट उसकी जीत सबसे ज्यादा होगी इफ ही इज एबल टू रीड्रॉ द बॉर्डर्स। हाँ, वही बात जो आप कह रहे नाउ क्यों? क्योंकि पश्तून हैं जिनके पास घर नहीं है, हो। बलोच है जिनके पास घर नहीं है, कुर्द हैं जिनके पास घर नहीं है। अब सऊदी अरेबिया है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सऊदी अरेबिया में क्या आता है? दो सुन्नी हार्डलाइन क्लेरिक्स हैं, दे डोंट लाइक कि कोई लेडी ऐसे बैठे। एमबीएस बोलता है भैया ऐसे क्या, मेरे को तो मिनी स्कर्ट में चाहिए। नाउ हाउ विल दैट फिट टुगेदर? ये मेरा ओपिनियन है कि वो जो होली सिटीज हैं उसके आगे एक ऐसे सर्कल सा बनेगा, वो बन जाएगा वेटिकन, और बाकी सऊदी अरेबिया बन जाता है दुबई की तरह। पॉसिबल। सो एवरीबडी गेट्स पॉसिबल। और ये कब बन सकता है? आई थिंक द गेम इज स्टार्टेड। अच्छा, सो इसको होते होते कम घुमा से फिरा कम के वही 2030-32 में सभी आप चेंज होना है। एटलीस्ट 5-7-8 साल लगेंगे इसमें, हम्म, बिकॉज अभी यहाँ पर छोटी छोटी एथनिक बैटल शुरू होंगी क्लेंजिंग शुरू है। विच विल रीसेट द गेम। और उसके अंदर आप भी हो बाय द वे, यस यस। ठीक है, आपके भी बॉर्डर चेंज होने हैं उसमें, चलिए हमारे तो ऐड होंगे ना, कई जगहों पे लॉस भी हो सकता है आपको। जैसे कि चाइना के साथ अगर आप बैठोगे, चाइना आपको देगा नहीं जो जमीन उसने हथियाई है। अक्साई चीन अगर आपको लगता है आपके पास वापस आ रहा है एट द करंट मोमेंट, अगर चाइना टूट गया तो वो तो अलग ही चीज है। इफ चाइना ब्रेक्स ऑफ, टूट के बर्बाद हो गया वो, फिर तो ठीक है। इफ नॉट, फिर आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना उसके साथ। बांग्लादेश के साथ जब आपने अपने बॉर्डर एग्रीमेंट करा, आपने उसको एनक्लेव्स दिए, और स्वैप अग्रीमेंट जो भी हुआ था, लैंड स्वैप अग्रीमेंट, तो लैंड स्वैप तो करना पड़ता है ना। नहीं वो ठीक है, बट ओवरऑल मेरा जो असेसमेंट है, इंडिया के बॉर्डर्स विल ग्रो ओवरऑल। एक आधा जगह में यू मे हैव टू काइंड ऑफ अग्री टू द करंट लाइन कि यार अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो तू इधर है मैं इधर हूँ, ठीक है बैठ जा। क्योंकि हम लोग आपने मार्स की महादशा बताई, आई थिंक 2025 से चल रही है। हाँ, सितंबर 2025, 7 इयर्स की। यस, 2030 तक, 32 तक। तो यानी इसमें एक तो भाई भूमि कारक होता है, आपने जैसे बताया, तो भूमि आनी भी चाहिए, है ना। आपने एक बात कही है, और आपकी एज अ डिफेंस एनालिस्ट इस पे एक अलग राय रही है, मैंने दोनों की राय सुनी हुई है काफी। इनका क्या राय है? मैं बता रहा हूँ इस पे, जो मैं सवाल पे आ रहा हूँ, जिसपे पीओजेके, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को लेके आपका कहना रहा है कि देयर शुड बी समथिंग दैट शुड हैपन। 2027 के अंदर हमारे पास आ रहा है पीओके। पीओजेके दो रीजन में है। अब मैं इतना नहीं समझती हूँ। हाँ हाँ, हाँ, एक समझ है गई। इस्लामाबाद के साथ में वो पतली सी डंडी जिसको बोलते हैं मीरपुर मुजफ्फरनगर बेल्ट, अच्छा, जो आपके जम्मू के वेस्ट में पड़ता है, और एक है वो हाथ ऊपर का। अच्छा, ऊपर का। तो वो देखिए, मैं उसका भी जवाब देती हूँ। एक तो हमारे पास 2027 तक, देखो 2027 तक ना, ये मैं न्यूज की पाठशाला में बताई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है। इनको ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं है, पर आपको भी समझ आएगा। जब बांग्लादेश टूटा था ना, तब शनि मेष राशि में थे। शनि हर 30 इयर्स में एक जगह पे दोबारा घूम के आते। सो 1971 में के आसपास जो है वो मेष राशि में शनि थे। तो अभी 2027 के एंडिंग में, मतलब 2028 पकड़ो, वहां पे 2027 के एंडिंग से ही शनि मेष राशि में चले जाएंगे। फिर थोड़ा दोबारा आएंगे 1-2 महीने के लिए, फिर तो जो जाएंगे 2028, 2029, 30 का थोड़ा बहुत 2.5 साल तक वो ही पे रहेंगे। और उस टाइम में उनका केतु का सब पीरियड चल रहा था। जब जब उनके देश में केतु का सब पीरियड चलता है, ओ भाई साहब, उनका केतु का महादशा चला जो 7 साल के लिए आता है। उन्होंने 7 साल में 3 प्रधानमंत्री तो यूं पलट दी, और पता नहीं 2 या 3 बार कू हुआ, पता नहीं क्या हुआ। मेरे ख्याल से 2000 से 2007, दैट वाज द पीरियड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देखना पड़ेगा, आई फॉरगॉट। तो केतु का दशा भी आ रहा है, अगले साल से उनका शुरू होगा 2027 की मिडिल से 2028 का मिडिल तक।
और शनि भी उस टाइम में मेष राशि में जा रहा है। यही दो संयोग जो 1971 में था उनके पास से, तो वो भूमिखंड टूट के अलग हो गया था। Right. तो अब ये कौन सा टूटेगा हमें नहीं पता, पर समझ गया। टूटना पर तो आपके है। हिसाब से आ रहा है, बट आप इस बारे में बहुत वोकल रहे हो कि भाई इसका हम करेंगे का क्या, ये कैसे आएगा, इज इट गुड न्यूज? इस पे आपके व्यूज क्या हैं जियोपॉलिटिकली, अगर ये आता है जो बोला जा रहा है? देखिए मेरे व्यूज बड़े सिंपल हैं कि आपको जो जगह चाहिए हम्म वो है गिलगिट बाल्टिस्तान, हम्म, हम्म, स्ट्रेट नॉर्थ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपको वेस्ट नहीं जाना, क्योंकि वेस्ट में मेरे को जो रिजर्वेशन है हम्म, कि पिछले 70 साल से हम्म, वहां वो जो मीरपुर मुजफ्फरनगर बेल्ट है उसके अंदर गड्ढे खोद खोद के अंदर घुसे हुए हैं। मेरा दूसरा रिजर्वेशन ये है कि आप दोनों जानते हैं ना यूके की क्या हालत है। ठीक है, यूके में जो मैक्सिमम पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो मीरपुरी की है। मीरपुरी है। ठीक है, ये बड़े हार्ड लाइन लोग होते हैं। बीबीसी में घुसे हुए हैं बहुत। ठीक है, मेरा रिजर्वेशन सिर्फ उतना है। नाउ अगेन अगर कोई जैसे ऐसी सिचुएशन आती है कि ये हमको लेना पड़े तो उसका भी सोल्यूशन मैंने डाला है। मेरा सोल्यूशन है कि भैया गेट लगा दो, फेंसिंग लगा दो, तो बोलो भैया 10 साल है आपके पास, इंसान बन के दिखाओ तो अंदर आओ, जानवर रहोगे तो आगे चलो। पर डिक्लेयर आपकी कर लो आपकी कंट्री, वो जो एक पतला सा स्ट्रिप है आप डिक्लेयर कर लो अपनी कंट्री कुंट्री जो करना है आपको, भैया मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। पर ये जो आप गिलगिट बल्टिस्तान लेके आना चाहते हो, मुझे लगता है 2032 तक, क्योंकि पाकिस्तान का एक फाइनली, ये तो मैं 2027 में कह रही हूँ, एक भूमिखंड टूटना ही टूटना है, तो 2032 तक उनका देश का 3-3 4-4 टुकड़ा होना है। सो आई फील उस टाइम में हमारे पास वो वाला पार्ट भी आएगा। तो 2030-32 के आसपास तो मेरा कहना है कि ये जो नेपाल का पशुपतिनाथ, वो मेरी मैगजीन में है लिखा हुआ एकदम कि वो भी हमारे पास आने वाली है। तो हमारी तो वो भी है जो आप पूछ रहे थे भूमि कारक, वो तो हमारा एक्सपेंशन होने वाला ही है। और जो आप कहते हो कि अक्साई चीन जो हमारे पास से चला गया, वो कब आएगा? वो अभी नहीं, क्योंकि ईरान के भी चाइना का टुकड़ा होते होते भी बहुत बाकी है। सो इट विल बी लाइक आफ्टर 2032 5-6 इयर्स मोर, उस वहां पे चाइना की डाउनफॉल शुरू हो चुकी है। वो विजिबल नहीं, अंदर अंदर हो रहा है। पहले जो है ना, पहले आपको बुखार आती है, आपको पता चलता है कि हाँ मुझे बुखार आ रहा है, एक दिन जाता है तो फिर टेम्परेचर इतनी हाई होती है तो कोई आपको ऐसे छूता है तो अरे हाँ तुम्हारा बुखार आ जाता है। पर पहला एक दिन पहले तो आप बोलते हो मुझे बुखार सा लग रहा है, पर कोई पकड़ता ना ना, तो तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। सो इट्स लाइक दिस, दैट फेज इज गोइंग ऑन, इनिशियल फेज गोइंग ऑन। तो चाइना तो खत्म, सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस चाइना। तो चाइना तो खत्म ही है ना। चाइना को क्या होने में 8-9 साल मिनिमम है, या फिर कह सकते उसी के आसपास 7-8 इयर्स। तब जब चाइना टुकड़ा होने लगेगा, चाइना में रिवॉल्ट होगा, ये चाइना का जो ये क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट वाला गवर्नमेंट, वो जब धीरे धीरे क्या होगा, तब हम हमारा टुकड़ा लाएंगे। देखिए चाइना का क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना चाइना में, इनका एक प्रण है, प्रण बड़ा सिंपल है कि भाई वी हैव टू बी इन पावर कन्वर्ट में, सो वी रादर बी इन पावर ऑफ अ चाइना व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी अ सुपर पावर, Okay. then lose power in a China that becomes a superpower. समझे आप? The formula is simple, भैया कुर्सी पकड़ो, भले ही देश आगे बढ़े या जहां मर्जी जाए, हमारी ठीक कुर्सी है। होनी जैसे आप चाहिए। देखिए हमारी जो बंगाल है इज द सेम थिंग, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई हमको कुर्सी चाहिए, उसके बाद लोग भिखमंगे बन जाएं, बिल्डिंगें गिर जाएं। कोलकाता वाज सच अ ब्यूटीफुल सिटी, आज उसकी फोटोग्राफ्स देखिए आप, मैं तो कभी गया नहीं, हाँ, बट ब्रिटिश पीरियड व्हेन का यू सब बना सी हुआ। द पेंटिंग्स दिस दैट, सबसे बड़ा Stunning. कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी, Right. एवरीथिंग। टुडे वो जो पार्क स्ट्रीट है जो बड़ी फेमस है कोलकाता में, वहां बिल्डिंग्स देखो, काई लटक रही है यार उसके ऊपर, वहां काई को सेल करने का बिजनेस बन सकता है भाई। कम्युनिज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए, दो कम्युनिस्ट ने दो राज्यों को बर्बाद किया है, एक है आपका वेस्ट बंगाल और दूसरा है जिसने अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई सेंटर से कहो हमें और बेल आउट का पैकेज दे, हम लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसका नाम है केरला।
जिसमें कहा जाता है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, बड़ा डंके की चोट पे कहते हैं हम्म, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, बिकॉज लिटरेसी चेक कैसे होती थी, सिर्फ जब रेमिटेंसेस आते थे उसके लिए नाम और साइन, साइन कर सकते तो हो। बस आप साइन कर सकते हो और नाम लिख सकते हो तो आप लिटरेट हो। आज केरला मॉडल हमारे सामने है। तो कम्युनिस्ट जो लोग फैंटेसाइज करते हैं ना कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट हैव डिस्ट्रॉयड 2 स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री। आई होप दे डिस्ट्रॉय चाइना। मैं तो साफ पे बात बोलता हूँ, बिकॉज चाइना नॉट कम्युनिस्ट। वो तो नहीं है, वो ठीक है, बट कम्युनिस्ट टेंडेंसीज हैं। व्हाट दे डिड वाज चाइना में कि दे रियलाइज कि भाई कैपिटलिज्म इज इम्पोर्टेंट, कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट, बट जो माइंडसेट था ना अंदर का वो तो कंट्रोलिंग है। डेमोक्रेसी तो नहीं है ना चाइना में, ना, इट्स अ मिक्स ऑफ इट्स एन अथॉरिटेरियन ग्रास्प ऑफ पावर। डिक्टेटरशिप है। रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस। अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना बोल रखा है, बिकॉज अगर आप चेंज करोगे तो आपकी जो पूरी स्टालिनिस्टिक हिस्ट्री है उसको थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा। नहीं, कम्युनिज्म के 2 लक्षण उनमें आज भी बहुत विजिबल है। एक रिलीजन, एक स्टेट कंट्रोल, एक है रिलीजन को बिल्कुल दबा रखा है। नहीं। भाई मुस्लिम्स तो कैंप में पड़े हुए हैं, वो तो मुस्लिम्स को पढ़ रहा है। सबकी हालत है। आप कोई बहुत ज्यादा रिलीजन का नहीं है वहां पर प्रचार। ये मैं आपको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। यू नो, शी जिनपिंग ने रिसेंटली जो चीज बैन करी है चाइना में, वो पता है क्या है? क्या? द बैप्टिस्ट चर्च। द अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च इतना डीप घुस गया है चाइना के अंदर, अब होश हुआ। अच्छा, नहीं, बट ओवरऑल स्टेट की तरफ से कोई रिलीजन का सेलिब्रेशन या नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो ये इतना डीप घुस गए अंदर वहां पर। चोरी छुपे घुस जाए वो एक अलग बात है, बट मतलब तो शी जिनपिंग हैड टू पुट एन एंड टू इट कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो सारा पूरा मेरा अंदर से खोखला कर दिया है इधर पे। एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट नो। लोग बोलते हैं ना चाइना बड़ा अथॉरिटेरियन है, भाई उसका बैप्टिस्ट चर्च का तुम अंदर जाके देखो कितना है, कितना घुसे हुए हैं। इस पे मैं एक सवाल जरा शर्मिष्ठा जी से और फाइनली एक और पूछता हूँ। ये जो रिलीजन की पूरी चीज है, जैसे इस्लाम का तो हम लोग देख रहे हैं डाउनफॉल नजर भी आ रहा है। धर्म और मजहब में, धर्म के लिए अगर मैं बात करूं, धर्म इन द लॉन्ग रन, सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, आप क्या देखते हैं इसमें और उत्थान होता जाएगा? एक बैक टू द रूट्स का तो मूवमेंट आ रहा है, बट एज वी गो अलोंग आप देखते हो और धार्मिक बनते जाएंगे, और ये सनातन धर्म की जो बात है, विल इट क्रॉस कंट्रीज, एक अक्रॉस द वर्ल्ड एक फिनोमेना बनेगा? बिकॉज एक बहुत इंक्रीजिंग अवेयरनेस तो आ रही है, एस्ट्रोलॉजी की ओर भी आ रही है, ज्योतिष की ओर भी आ रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? अब जब धर्म बोलते हो ना, फिर पूरे विश्व में एक ही धर्म है, बाकी तो सर वही मजहब, कल्ट, ये वो मैनमेड है ना, मैनमेड भी है, और मैनमेड तो धर्म नहीं हो सकता है। सो धर्म है जिसको आप धारण करते हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो धर्म एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म आगे जाके ऑब्वियसली भारत वर्ष है सनातन धर्म के लिए, उसी उसका ओरिजिन है। भला ही भारतवर्ष का पहले मैप अलग था, आज अलग हो गया है। तो ये सनातन धर्म तो कहीं नहीं जाने वाला है। अभी धीरे धीरे भला ही देश में अभी बहुत एक रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब वही जो कह रहे थे कि डिस्ट्रक्शन सबसे इजी है, घर को तोड़ के उसको बनाना बड़ा इजी, इसको ठीक करना इजी है, उसको रख के उसको फ्रेश लुक देना बड़ा मुश्किल है। तो अभी बड़ा चैलेंजिंग टाइम आ रही है हमारी मंगल का महादशा, क्योंकि अभी हमारा भूमि एक्सपांशन भी करना है, लोग भी रास्ते में आएंगे, मंगल बड़ा मंगल आर्द्रा नक्षत्र में ब्ला ब्ला, वो सब बातें मैं बहुत कर चुकी हूँ हर जगह, और आई एम श्योर लोग थोड़ा जानते भी है। अब उसके बाद जब राहु का महादशा फाइनली आएगा, और लोग धीरे धीरे अभी भी धर्म के लिए बहुत ज्यादा इस साल, और भी 2026 इज गोइंग टू बी मोर ऑन धर्म सेविंग, धर्म की रक्षा, धर्म पालन करना, धर्म के लिए बात करना, धर्म के लिए खड़ा होना। ये सब क्यों? क्योंकि जो कल से विक्रम संवत शुरू हुआ है 2083, उसका गुरु राजा है, और गुरु तो धर्म और शिक्षा, तो शिक्षा और धर्म के लिए बहुत कुछ होगा। अब बहुत वो सब में उतना नहीं जा रही हूँ। अब आगे क्या है, जैसे जैसे हम राहु की महादशा में जाएंगे, राहु हमारा एग्जॉल्टेड है, हमारी जो भारत की कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र में, जो वो चौथे घर के नक्षत्र में है। सो इट सेज हमारे पास धर्म के लिए तो लोग क्या बताओ, ऐसे होते हैं ना कि बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इतना सुंदर सुंदर मंदिर बनाया, खुद जाके कुछ पूजा पाठ नहीं करता है, ब्राह्मण रख लिया, इतना सुंदर मंदिर बनाया, सबको दिखाता है, मेरे मंदिर में ऐसा ऐसा है, 56 भोल लगता है, ये लगता है, वो लगता है। अच्छा, तो तुम क्या करते हो? मैं तो बस सुबह उठ के खलियासा करके निकल जाता हूँ, है ना। हमारे घर में खूब आरती होती है, पूजा होती है, तो सुन के लगता है पता नहीं वो क्या करता है, एक्चुअली वो कुछ नहीं करता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ फैशन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ शो ऑफ हो गया है। तो यही धर्म के नाम पे फैशन, शो ऑफ। अभी राहु का महादशा जैसे जैसे शुरू होगा, करप्शन बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, और लोग
एक-एक बातों पे लोग मतलब करप्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर धर्म के लिए इतना मंदिर बनेगा इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, आप हैरान रह जाओगे, बोलेंगे भाई सत्युग आ गया है क्या? द लॉट्स ऑफ टेम्पल्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ये जो हम चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग। क्या कौन सी जो है बहुत सारे कॉरिडोर बनना बाकी है मथुरा में, और भी कौन सा एक जगह जो है यूपी में, और एक जगह है जहाँ पे मस्जिद और उसका पास-पास है। ज्ञानवापी, मथुरा, ज्ञान काशी, ज्ञानवापी, बहुत बहुत जगह हैं। ज्ञानवापी, हाँ, वो सब चीजें अभी होना हो, राहु के महादशा में तो होना ही होना है। लोग धर्म के लिए एकदम फ्यूरियस हो जाएंगे। पर जैसे आप अभी देखते हैं, हम थोड़ा-थोड़ा लोग एक तरफ शराब बेच रहे हैं, शराब पी भी रहे हैं, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा लगा दिया है। वो आजकल क्लबिंग आ गया, भजन क्लबिंग आ गया है। इसका अलग लेवल आएगा, हर चीज पे तब धर्म दिख रहा है, पर धर्म का बड़ा विकृत एक पार्ट आ जाएगा। तो सनातन धर्म तो कहीं नहीं जाने वाला है, इसका अभी और विस्तार होने वाला है, पर धीरे-धीरे ये डाइल्यूट वर्जन हो जाएगा कि भाई कोई सुबह उठ के खाली मंदिर में प्रणाम करता है, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो धर्म की दिखावा बहुत होगा, मंदिर तो इतने बनेंगे, धर्म एक शब्द अगर अभी मुसलमान जो है इतना कुछ बोल के चला जाता है कि भाई बहुत सारी जगह पे आप शंख नहीं बजा सकते, उनका अजान बजाना है तो बजाना ही है, दे डोंट केयर अबाउट इट, ये सब नहीं चलेगा आगे राहु के महादशा में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यस, आई मस्ट से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन रहा है। एब्सोल्युटली बहुत And I think- मैं अगर इसको इन शॉर्ट बोलूं तो 2-3 चीजें तो एक तरह से हमें दिख रही है। एक, ये युद्ध अभी चलना है, लंबा चलेगा शायद, भले ही ट्रम्प जो मर्जी का है, बट ये क्लोज होता हुआ नहीं दिख रहा है। शर्मिष्ठा जी ने जो बात कही कि भाई एक रेजिम चेंज, नाउ दैट विल बी समथिंग बिग अगर इफ दैट हैपेंस। ये मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा ये होना। आपको भी लगता है मुश्किल है, बट आपका मानना है रीडूइंग ऑफ द बॉर्डर्स हो सकती है। As the state weakens, regime अपने आप पिघल जाती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने को। बट वी आर लिविंग इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स मैं अगर कहूं, बिकॉज वॉर रिलेटेड टाइम्स है, बट एट द सेम टाइम बिना वॉर के तो भाई कोई चेंज कभी आया नहीं है। तो मे बी द चेंज इज फॉर द बेटर एंड दिस इज द पाथ टू इट। On that note, Sharmisha ji, lovely to see you in person. सेम यार। And Thank you. Karan ji, Thank boss, you. first Thank time we are you. meeting. And guys, आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंजॉय तो करिए, बट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इट विल बी फीचर्ड ऑन बोथ द चैनल्स, करण साहब के चैनल पे भी और मेरे भी, ठीक है? एंड सो प्लीज सपोर्ट अस। नमस्कार, Thank you. जय हिंद। और आप लोग हमें ये भी बताइए कि आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते कि नहीं। हाँ